see transaction. My dear friends, provisions are there in the law book. Provisions are there everywhere. You just Google place of supply and you will find hundreds of pages opened and shown you for various interpretations, for various aspects. But the most important thing which I assume is, my dear friends, to understand the objective of a particular provision in the law itself. And today we shall first be deliberating upon the objective of these two aspects placed or put into the law. इन दोनों को लाने का, इन दोनों प्रोविजंस का कारण क्या है, ये दोनों करते क्या है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, जब हम पीओएस की बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन या तो इंटर स्टेट होगी या इंट्रा स्टेट होगी, और इस डिटर्मिनेशन के बेसिस पर ही ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट के डिटर्मिनेशन के बेसिस पर ही टाइप ऑफ टैक्स लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर इंट्रा स्टेट होगी तो सीजीएसटी, एसडीएसटी, एसडीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा अगर यूनियन टेरिटरी है स्टेट की जगह। आपके यहाँ हरियाणा में एसडीएसटी लगेगा, हरियाणा एसडीएसटी। अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन। अब देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो वो डायरेक्टली स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन जब वो आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा, तो आईजीएसटी अपने आप में कोई टैक्स नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इफ यू आस्क मी, IGST is not a tax. IGST is only a carrier, a platform on which tax is placed along with the goods, and this carrier takes the goods to where they go. If the goods or services go from Haryana to Punjab, then the tax along with goods or services go to Haryana and from Haryana to Punjab. And if finally it goes to Punjab to Himachal, then the tax goes along. IGST tax is, IGST is never appropriated to any government, and that is the reason section 49 manner and appropriation of tax was amended with effect from 1st February 2019, जिसमें आपसे कहा गया था कि पहले IGST का ITC एडजस्ट कीजिए, फिर C का, फिर S का, क्योंकि जब तक IGST का ITC खड़ा रहेगा, सरकारें आपस में एक दूसरे के अकाउंट को क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि IGST कोई टैक्स नहीं है, IGST सिर्फ कैरियर ऑफ टैक्स है। और फाइनली अगर हिमाचल में वो गुड्स हरियाणा से पंजाब गए, पंजाब से हिमाचल गए, और फाइनली हिमाचल में वो गुड्स कंज्यूम कर लिए टूरिस्ट ने मनाली में, तो गुड्स जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट को रेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है वो वहां ब्रेक हो गई। पंजाब, हरियाणा से एक B2B हुए हरियाणा से पंजाब, और पंजाब से B2B हुए हिमाचल। B2B transaction is just a flow of tax, but the tax would finally belong to the government where B2C transaction takes place, and that is the reason department has clarified that B2C, interstate, my dear friends, or intrastate, B2C, intrastate or interstate are compulsorily to be reported, and ITC of IGST first be appropriated, first be exhausted, first be utilized, and then the ITC of C or S, और बाद में क्लैरिफाई कर दिया गया सेक्शन 49 में ही सर्कुलर के माध्यम से कि C और S की जो एडजस्टमेंट होनी है ITC के अगेंस्ट, पहले ITC का IGST का ITC खत्म होगा, लेकिन फिर C और S का जो बचा हुआ IGST का ITC है वो C और S में किसी भी ऑर्डर में एडजस्ट हो सकता है और किसी भी प्रपोर्शन में एडजस्ट हो सकता है। 100 रुपए का ITC IGST का है, आपने ITC का आउटपुट बनता है मान लीजिए 70 रुपए, IGST का आउटपुट बनता है मान लीजिए 70 रुपए, आपका 30 रुपए ITC बच गया IGST का। अब 30 रुपया जो है आप
सी में 20 दे दीजिए, सी में सारा 30 दे दीजिए, या सारा एस में दे दीजिए, या 75-25 की रेशो में, किसी भी रेशो में, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी सीक्वेंस में। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। फटाफट जरा सेक्शंस को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले 10-15 मिनट में आप you are in a position to appreciate the importance of both these topics which are going to be deliberated today. My dear friends, taxable event की बात मैं कर चुका हूं। सेक्शन अब ये बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपके साथ। सेक्शन जो है वो क्या बताता है? दिस सेक्शन इलैबोरेट्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 4 चीजों के बारे में बता रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई सप्लाई ऑफ वाउचर्स में क्या होगी, और रिमाइंडर सिचुएशंस में टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी। सबसे पहले जनरल रूल, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टीओएस ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और date of issue of invoice by the supplier or last date under section 31 to issue the invoice with respect to the supply। इन दोनों में से जो earlier date है और date on which supplier receives the payment with respect to the supply, इन तीनों में से जो भी पहली A में से तो earlier date एक डेट बन जाएगी और B में से जो दूसरी डेट है, इन दोनों डेटों में से जो earlier होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आपने गुड्स का इनवॉइस इशू किया आज और इनवॉइस इशू आपने गुड्स का 30 दिन के अंदर करना था एज पर सेक्शन 31। उस डेट तक मान लीजिए आपने गुड्स को आज भेज दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया, डीसी पर भेज दिया। 30 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू करना है गुड्स के केस में। आज से 30 दिन के अंदर का जो डेट आएगा वो पहला डेट, और दूसरा जिस दिन सप्लायर ने रिसीव पेमेंट कर लिया, दोनों में से जो अर्लियर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने डीसी पर माल भेज दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया और कल आपको पेमेंट आ गई, तो टीओएस कल की डेट मतलब 23 तारीख ऑफ द मे shall be the TOS in case of supply of goods। जनरल रूल मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इनवॉइस कर दिया तो वो डेट और जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव की, दोनों में से जो अर्लियर है, अगर आपका इनवॉइस आज इशू हुआ, पेमेंट 15 दिन बाद आई, तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई होते ही आपको टैक्स की पेमेंट करनी है उस महीने के अंत में दोस्तों। अगर आपने डीसी पर माल भेज दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया, आपको पेमेंट भी नहीं आई दोस्तों, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेक्शन 31 के अनुसार आपको अपना इनवॉइस बनाना है। 30वें दिन जो आपका डेट होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, भले ही आपने इनवॉइस इशू किया हो या ना किया हो, आपने पेमेंट रिसीव की हो या ना की हो। अगर आपको 1000 रुपया एक्सेस आता है, मतलब 1000 तक एक्सेस भी आ जाता है अपनी सप्लाई के ऊपर, तो आप अपनी ऑप्शन के अनुसार इस 1000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो इनवॉइस की डेट या जिस दिन ये पैसा रिसीव हुआ है उस दिन ना। आमतौर पे इनवॉइस की डेट को ही हम जो है टीओएस अप टू 1000, अगर 1000 से ज्यादा आया है तो आपको रिसीट की डेट को ही जो है टीओएस लेना है। जिस दिन सप्लायर को पैसा रिसीव हुआ वो कौन सी डेट होगी? या तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन एंट्री की, या जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये जो बी पॉइंट है, आपको रिसीव्स द पेमेंट की बात हो रही है। रिसीव्स द पेमेंट को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा जिस दिन आपने अपनी पेमेंट एक्चुअली बुक्स में एंटर कर दी, मान लीजिए आपने कहा कि बुक्स में पेमेंट आ गई, या आपने बुक्स में एंट्री कर दी कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उस दिन मान लिया जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गई। या अगर आपने एंट्री नहीं की
तो जिस दिन आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई, उस दिन को हम मान लेंगे कि आपने पेमेंट रिसीव कर ली है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। अगला सिचुएशन है रिवर्स चार्ज का सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स। रिवर्स चार्ज में आप देखिए, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज के केस में दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम ये जानते हैं कि सेक्शन 9 ब्रैकेट 3 एंड ब्रैकेट 4 के अंतर्गत रिवर्स चार्ज की लेवी होती है। अगर किसी भी सप्लायर ने, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है, अगर किसी भी सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है, वो अगर रजिस्टर्ड है और उसने आपको इनवॉइस दिया है और उस पर लिख दिया है, अगर वो रजिस्टर्ड है और उसने आपको इनवॉइस दिया है और उस पर लिख दिया है कि टैक्स पेमेंट शैल बी अंडर द रिवर्स चार्ज, तो आपको उसका इनवॉइस नहीं बनाना है। आप दोबारा सुनिए, अगर रजिस्टर्ड सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है तो आपको उसकी सेल्फ इनवॉइसिंग सेक्शन 31 के अनुसार नहीं करनी है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने आपको इनवॉइस नहीं दिया है, आपको दिया भी है अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने इनवॉइस, तो भी आपने अपनी सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है अंडर रिवर्स चार्ज। 9 ब्रैकेट 3 में 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत 16 आइटम्स हैं जो कि सर्विसेज की हैं और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती हैं। रिवर्स चार्ज एक टैक्सेबल सप्लाई होती है जिसका टैक्स जो है रेसिपिएंट ने पे करना होता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर ने कलेक्ट करके पे करना। तो रिवर्स चार्ज के केस में TOS shall be earliest of these dates, जिस दिन आपको गुड्स मिल गए। 9 ब्रैकेट 4 के बारे में बता दूं, सिर्फ 9 ब्रैकेट 4 सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल है, जहां पर आप सीमेंट और अदर आइटम्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वहां पर आपको रिवर्स चार्ज जो 1 अप्रैल 2019 से नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में रिवर्स चार्ज देना है 9 ब्रैकेट 4 में। अदरवाइज 9 ब्रैकेट 4 का सारा रिवर्स चार्ज सस्पेंडेड है। वो आपको, अगर कोई भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स पे नहीं करना है दोस्तों। अब आपको इन तीनों डेटों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी, वो डेट पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, आपको अगर गुड्स रिसीव होते हैं तो आप बनाइएगा। आप उस केस में आप अपना टैक्स पे कीजिएगा। द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पहली डेट। द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, जिस दिन आपने टैक्स की पेमेंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को कर दी, उस दिन, जिस दिन आपने गुड बुक्स में उस पेमेंट को एंटर कर दिया, या जिस दिन आपके अकाउंट से, अगर आपने बुक्स में पेमेंट एंटर नहीं की, जिस दिन आपके अकाउंट से डेबिट हो गई, मान लीजिए डेबिट आज हुई, एंटर आपने 4 दिन बाद की, या आज आपने एंटर कर दी, पेमेंट 4 दिन बाद हुई, तो जो भी अर्लियर डेट होगी वो बी में डेट बन जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट की। उसके बाद थर्ड जो डेट आएगी, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। आपने इनवॉइस का इशू हुआ, 30 दिन के अंदर अंदर आपका वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट है वो आपका TOS होगा। अगर रिसीट ऑफ गुड्स आज हो चुके हैं, आपने पेमेंट नहीं की है, 30 डेज अभी इनवॉइस से नहीं भेजे, तो जिस दिन आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं उसी दिन आपका TOS हो जाएगा। गुड्स आपने नहीं रिसीव किए, पेमेंट कर दी, इनवॉइस नहीं आया, पेमेंट कर दी, गुड्स रिसीव नहीं किए, इन पेमेंट कर दी, इनवॉइस नहीं आया, जिस दिन पेमेंट आपने कर दी या आपके अकाउंट में डेबिट हो गई, या आपने अपने बुक्स में डेबिट कर अकाउंट में एंटर कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो डेट आपकी TOS हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी फॉर रिवर्स चार्ज। अगला वाउचर्स की सिचुएशन है। आप अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हैं, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे
उस दिन आपकी टीओएस होगी। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो जिस दिन आपके वाउचर रिडीम होंगे उस दिन आपकी टीओएस होगी। अगर सबसेक्शन 2 में, 3 में या 4 में, जर्नल सिचुएशन, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स में अगर आपका टीओएस डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है तो दो सिचुएशंस हैं। आप या तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की है वही टीओएस होगी। और आप मानकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि रिटर्न फाइलिंग की डेट ही आपकी टैक्स पेमेंट की डेट से कोइंसाइड करती है सेक्शन 39 के अनुसार। आप अगर रिटर्न सेक्शन 39 की 3B रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, अगर आप रिटर्न जिस दिन फाइल करते हैं उसी दिन आपको टैक्स पे करने की भी लायबिलिटी आपकी बनती है, वही ड्यू डेट है आपकी टैक्स पे करने की भी। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ड्यू डेट आपकी जो टीओएस हो गई वो हो गई जिस दिन आपने टैक्स पे किया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सबसेक्शन 6 है, अगर आपने कोई भी ब्याज, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ली है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। एक आपने सप्लाई की 1 लाख रुपए की, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर सब डेट ऑफ सप्लाई से पेमेंट कर देते हैं तो आप पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगर 45 दिन के बाद आप करते हैं तो आपके ऊपर 18% सालाना ब्याज लगेगा। उस व्यक्ति ने, आपके रेसिपिएंट ने 90 दिन के बाद की, 45 दिन के बाद 90 दिन के बाद की, तो 90 दिन का 3 महीने का जो 4.5% ब्याज है 1 लाख पर, मतलब 4,500 रुपए एक्स्ट्रा आपके रेसिपिएंट को देने पड़ेंगे। उस केस में ये जो आपका इंटरेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 15 के अनुसार ये भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। मैं आपको दो बातें साइमल्टेनियसली क्लैरिफाई कर रहा हूँ इस एग्जांपल में। पहला तो, क्या ये 4,500 रुपया आपकी वैल्यू में जुड़ेगा? क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। लेकिन कब लगेगा? अगर आपको पहले से पता है कि इस पर ब्याज मुझे इतना मिलना है और फिर भी आप टैक्स नहीं लगा रहे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये टैक्स उस दिन लगेगा जिस दिन आपको वो 4,500 रुपया मिल जाएगा। मान लीजिए 90 दिन के बाद भी उसने 1 लाख रुपया तो पे कर दिया, लेकिन 4,500 रुपया जो कि 1.5% प्रति माह 3 महीने का 4.5% उसका ब्याज बनता था वो पे नहीं किया उसने, तो भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई 4,500 रुपए की नहीं होती। जब वो एक्चुअली आपको रिसीव होगा तभी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स होगी। ये जॉब वर्क के ऊपर, अगर आपने जॉब वर्क सेक्शन 143 के अंतर्गत लिखा है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, आप गुड्स को भेज सकते हैं, आप गुड्स को भेज सकते हैं, इनपुट को, कैपिटल गुड्स को। अगर कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर नहीं आते तो आपका उसके ऊपर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, और अगर इनपुट आपके प्रोसेस होके नहीं आते तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन होगी जिस दिन आपने वो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स एक्चुअली जॉब वर्कर को भेजे थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, ये सेक्शन 12 की समरी है। ये पीपीटी मैं अभी आपकी ब्रांच के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, भूपिंदर जी के साथ, मंत्री जी के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ये पीपीटी आपके पास है, आप इसको आराम से देखिएगा, इसमें बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। सेक्शन 13 में भी वही 4 बातें हैं जो कि सर्विसेज की बात करता है, टीओएस ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर भी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पहली डेट, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड, दूसरी डेट। अंडर सेक्शन 31 इनवॉइस इशू करना होता है विद इन 30 डेज, और अगर 45 दिन आपको, अगर आप बैंक हैं तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस करना है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो 30 दिन के अंदर करना है, और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अगर आपकी the date on which recipient shows the receipt of services in his books of accounts in case where the provisions of clause A or B do not apply। अगर आपकी रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं आई, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं हुई, तो जिस दिन आप
रेसिपिएंट आपका, मान लीजिए आपका डेट ऑफ इनवॉइस भी नहीं है क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं हुआ, पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई, पेमेंट हुई नहीं, प्रोविजन भी कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोविजन ऑफ सर्विस ही नहीं हुई, उस केस में एक आपको सहूलियत दी गई है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। आपकी सहूलियत या सरकार की सहूलियत, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जितनी जल्दी डिटरमाइन होगा उतनी जल्दी टैक्स पेमेंट करने की आपकी लायबिलिटी बनेगी, तो मैं इसको सरकार की सहूलियत कहूंगा, आपकी नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन आपके रेसिपिएंट ने दिखा दिया कि मुझे सर्विसेज मिल गई हैं, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। 1,000 रुपए की सिमिलर सिचुएशन जो गुड्स में थी वैसे ही सर्विसेज में है। आरसीएम के केस में जिस दिन आप पेमेंट एंटर कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में of the recipient or the date on which payment is debited in his account, whichever is earlier, or date immediately following 60 days from the date of issue of invoice. इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वही टीओएस होगी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, माय डियर फ्रेंड्स। मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। सेक्शन 14 मैं आपको समरी बताना चाहता हूं सेक्शन 14 की। दोस्तों सेक्शन 14 क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी टैक्स में रेट में चेंज आता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर किसी भी टैक्स के रेट में चेंज आता है तो वो रेट ऑफ टैक्स का चेंज किस दिन से कब एप्लीकेबल होगा। 3 इवेंट्स हैं, आप ध्यान से देखिए, जरा इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, बस सेक्शन 14 आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। 3 इवेंट्स हैं, इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट। आपने कौन सा रेट लेना है, ओल्ड रेट लेना है या न्यू रेट लेना है। अगर इन 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट कहीं पर भी अक्कर हो जाती हैं, प्री चेंज और पोस्ट चेंज ऑफ रेट इन टैक्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिसीट ऑफ पेमेंट, इन 3 डेट में से कोई भी 2 डेट्स प्री चेंज या पोस्ट चेंज में फॉल हो जाती हैं तो वही रेट लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 2 इवेंट प्री चेंज में आती है तो ओल्ड रेट लिया जाएगा, 2 इवेंट 3 में से कोई भी पोस्ट चेंज में आती है तो न्यू रेट लिया जाएगा। मान लीजिए अब जैसे कि 14 मार्च को 39वीं जीएसटी काउंसिल में एक मोबाइल फोन्स का रेट चेंज किया गया। अब वो रेट हालांकि एप्लीकेबल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उस रेट चेंज की रेलेवेंस क्या होगी, वो कब अप्लाई होगा। अगर आपने इश्यू ऑफ इनवॉइस कर दिया और गुड्स सप्लाई कर दिए, उस रेट चेंज से पहले पेमेंट आपको नहीं मिली तो पुराना रेट लगेगा। आपको पेमेंट पहले मिल गई लेकिन इनवॉइस नहीं किया, गुड सप्लाई नहीं किए, वो दोनों किए रेट चेंज होने के बाद, तो आप नया रेट लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन तीनों इवेंट्स में से कोई भी 2 इवेंट अगर चेंज ऑफ रेट इन टैक्स से पहले हो जाती हैं तो ओल्ड रेट, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद होती हैं तो न्यू रेट। ये है सेक्शन 14, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि कंट्री में बहुत सारे, अभी पिछले 33 महीने में हमने देखा जब से कानून का पर्यावरण हुआ, इन्वेंट हुआ, हमने देखा बहुत बार रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, तो ये सेक्शन 14 बहुत बार एप्लीकेबल हुआ दोस्तों, तो आपको इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अब पीओएस के ऊपर जा रहा हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट बोल भी रहा हूँ, स्लाइड्स भी फास्ट मूव कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, दोनों टॉपिक्स के साथ जस्टिस करने की कोशिश करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले 15 मिनट के मेरे उस बैकड्रॉप सेटिंग को सुना ध्यान से, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप इन दोनों की रेलेवेंस समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। पीओएस के बारे में बात करें, ये हम बात कर चुके हैं, ओरिजिन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड की भी हम बात कर चुके हैं, ये आप थोड़ा सा अपने आप देख लीजिएगा इसको। नीड ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई की भी हम बात कर चुके हैं।
ये हम ये भी बात कर चुके हैं कि इंटरस्टेट होगा, इंट्रास्टेट होगा। हाँ देखिए, consequences of wrong classification, wrong determination of POS will lead to wrong collection and payment of taxes. No adjustment of wrongly paid CGST, SGST with IGST and vice versa. आप ध्यान से समझ लीजिए, सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को, और उधर से सेक्शन 19, अगर आपने किसी IGST एक्ट में अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट की जगह इंट्रा कर दिया या इंट्रा की जगह इंटर कर दिया, तो गलत टैक्स जो आपका है वो आप पे कीजिए। जो गलत टैक्स आपने पे कर दिया है वो आप रिफंड लीजिए और सही टैक्स को दोबारा पे कीजिए, ये सेक्शन 77 कहता है। हालांकि रूल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रूल है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रूल है, उसमें रूल 86 है आई बिलीव, उसमें रूल 86 में सब रूल 13 ऐड हुआ 1 अगस्त 2019 से, और उसमें यह बताया गया कि अगर आपने कोई गलत टैक्स पे कर दिया है तो आप ऑटोमेटिकली जाकर एक PMT 09 फॉर्म है उसके माध्यम से आप उसको आप ऑटोमेटिकली बदल सकते हैं, अपने गलत टैक्स को सही टैक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि सेक्शन 77 की एप्लीकेशन, ताकि सेक्शन 77 के अंदर जो आपको रिफंड लेने की जरूरत पड़ती है वो ना पड़े। हालांकि PMT 09 1 अगस्त 2019 को इंप्लीमेंट हुआ, रूल्स में आया, लेकिन पोर्टल पर नहीं आया। फाइनली वो 23 अप्रैल, आज से ठीक 1 महीना पहले 23 अप्रैल को वो इंप्लीमेंट हुआ। अब आपके पास PMT 09 पोर्टल पे है। अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है तो आपने टैक्स की जगह सेस कर दिया है, टैक्स की जगह इंटरेस्ट कर दिया है, इंटरेस्ट की जगह सेस कर दिया है, तो आप PMT 09 के माध्यम से खुद से जाकर अपने पोर्टल पे अपने लॉगिन आईडी में वो मेजर एड से माइनर, माइनर से मेजर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जी, सेक्शन 10 की बात करते हैं, जो POS की पहली बात है। पहले हम गुड्स की बात करेंगे, और गुड्स की बात कर रहे हैं पहले, अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, जहां पर ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जी। सेक्शन 10(1)(a), 10(1)(b), where the supply involves movement of goods, nature of transaction POS, where the supply involves movement of goods, गुड्स की मूवमेंट हो रही है जहां पर, whether by the supplier or the recipient or any other third person, जहां गुड्स की मूवमेंट हो रही है, गुड्स की मूवमेंट है, POS क्या होगा? Location of goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient, जहां पर गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होती है डिलीवरी करने के लिए रेसिपिएंट को। हालांकि बहुत टेक्निकल भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे नहीं जानकारी कि ऐसा कारण क्यों है, इतना टेक्निकल बनाने की जरूरत POS के रूल्स को क्यों थी, लेकिन नटशल में आप समझ लीजिए, जहां गुड्स की मूवमेंट है वहां पर, जहां पर भी गुड्स आपने डिलीवर कर दिए सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए, डिलीवरी के लिए, वहां POS हो जाएगा। जहां गुड्स की मूवमेंट, where the goods are delivered by the supplier, 10(1)(b) देख रहे हैं हम, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of goods, either by way of transfer or of documents of title to goods or otherwise, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन शैल बी द POS। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। आप हरियाणा में बैठे हैं, आपने गुड्स खरीदे दिल्ली से, मैं दिल्ली का सप्लायर, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि भैया दिल्ली के सप्लायर, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप गुड्स जो है मेरे पंजाब यूपी वाला जो नोएडा का जो मेरा रेसिपिएंट है, नोएडा में मेरा एक रेसिपिएंट है, आप पानीपत में बैठे हैं, आप मुझे कह रहे हैं दिल्ली वाले को कि जो नोएडा का मेरा रेसिपिएंट है भैया, दिल्ली वाले सप्लायर, उसको गुड्स भेज दे।
तो पीओएस क्या वो नोएडा होगी या पानीपत हरियाणा होगी, नोएडा यूपी होगी या पानीपत हरियाणा होगी? तो 10(1)(b कहता है कि अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट के बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को भी, उसकी डायरेक्शन पर किसी और व्यक्ति को भी गुड्स दिए हैं, तो भी पीओएस जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन जो रेसिपिएंट है वही होगी। आपने बिल करवाया पानीपत, शिप कराया नोएडा यूपी, लेकिन पीओएस शेल बी कंसिडर्ड टू बी पानीपत। आपने बिल कराया पानीपत और शिप कराया, मैं बैठा हूं मोती नगर में, आपने कहा भाई साहब रजौरी गार्डन में गुड्स डिलीवर कर देना दिल्ली में, आपने बिल कराया हरियाणा, शिप कराया दिल्ली। आप कहेंगे जी गुड्स तो दिल्ली के दिल्ली रह गए, इंटरस्टेट मूवमेंट तो हुई नहीं। 10(1)(b के माध्यम से ये डीमिंग फिक्शन लाई गई और कहा गया कि भले ही गुड्स दिल्ली के दिल्ली रह गए, लेकिन आप पीओएस जो है वो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन है, सच पर्सन जिसने डायरेक्शन दी है, उसके के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को ही आप पीओएस मानोगे। जब मैं इनवॉइस करूंगा तो बिल टू करूंगा सुरेश नंदवानी जी पानीपत, उनका जीएसटीएन, और शिप करूंगा रजौरी गार्डन मिस्टर एक्स, और टैक्स लगाऊंगा इंटर स्टेट सप्लाई समझकर आईजीएस। माय डियर फ्रेंड्स, 10(1)(b में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं, जहां पर गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो गई। आई थिंक 10(1)(b बिल टू शिप टू मॉडल क्लियर होगा, और मैंने ईवे बिल भी बता दिया। ईवे बिल दिल्ली टू दिल्ली, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स होंगे तो मैं ईवे बिल बनाऊंगा, बिल करूंगा पानीपत को, हरियाणा को, और शिप करूंगा रजौरी गार्डन दिल्ली को। ईवे बिल अगर 1 लाख से ज्यादा होंगे। अगर नोएडा को शिप करता तो 50,000 रुपए से ज्यादा, क्योंकि इंटरस्टेट मूवमेंट में 50,000 रुपए की लिमिट है, लेकिन दिल्ली शहर में, दिल्ली स्टेट ने इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ईवे बिल की लिमिट बांधी है 1 लाख रुपया। तो जब मैं नोएडा भेजूंगा तो 50,000 से गुड्स ज्यादा होंगे तो बिल टू शिप टू करके ईवे बिल बना दूंगा। रजौरी गार्डन भेजूंगा तो मैं बिल टू शिप टू करके 1 लाख से गुड्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं ईवे बिल बना दूंगा, वरना ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है। 10(1)(b में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। मैं दिल्ली में एक मोबाइल शॉप डीलर हूँ, नंदवानी साहब हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे बड़े भाई हैं, वो दिल्ली आए, वो दिल्ली आए किसी क्लाइंट मीट के लिए, मेरी दुकान पर पहुंच गए, देखा एक मोबाइल पसंद आ गया। अब मोबाइल का नंदवानी साहब जो है वो तो 100%, भाई भाभी से तो वो बात करते ही नहीं है, मतलब घर पे ही है, आसपास है, तो बात करने की क्या जरूरत है, लैंडलाइन से कर लेते हैं। मोबाइल का प्रयोग जो है वो उन्होंने 100% इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है। मैंने कहा नंदवानी साहब लो जी ये फलाना मोबाइल, हालांकि अब तो मैं नॉन चाइनीज मोबाइल ही बेचूंगा, अगर कोई चाइनीज मोबाइल होगा तो मैं बेचूंगा भी नहीं, और खरीदने का प्रण तो मैंने ले ही लिया है कि नॉन चाइनीज मोबाइल ही खरीदना है, नॉन चाइनीज गुड्स ही खरीदने हैं। तो मैंने जो है, चाइना में ना तो मैन्युफैक्चर्ड हुए होने चाहिए, चाइना की कंपनी के द्वारा ना ही मैन्युफैक्चर हुए होने चाहिए, ना ही चाइना की कंपनी ने कहीं और मैन्युफैक्चर करवाए होने चाहिए। चाइना से कोई संबंध नहीं होगा तभी सब सामान खरीदूंगा, वरना सामान नहीं खरीदूंगा। अब नंदवानी साहब आए, उन्होंने एक नॉन चाइनीज फोन पसंद किया, पसंद आ गया, कहते हैं राजेंद्र जी बिल बनाओ, सुरेश नंदवानी एंड कंपनी पानीपत हरियाणा। मैंने कहा भाई साहब गुड्स डिलीवर कर दिए, मेरी दुकान के काउंटर पे आप गुड्स ले जाओ, आप पानीपत या पतिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप कहीं भी ले जाओ। तो मैंने कहा मैं तो लगाऊंगा CGST SGST दिल्ली का। अब जो हमारे नंदवानी साहब है वो तो दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहा हूँ, मोबाइल खरीद रहा हूँ, मुझे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं जानता इस बात को, मेरे को तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समझाया है कि भैया जब डिलीवरी काउंटर पे दे रहे हो तो यहीं पर CGST SGST लगा दो। माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में नंदवानी साहब ने 25,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, उसके ऊपर मान लीजिए 3,000 रुपए या 4,000 रुपए का आईटीसी है, अब वो 4,000 का आईटीसी तो उनका वेस्ट हो गया। क्या कानून ने ये विजुलाइज किया है कभी? यहाँ इस बात से मतलब कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जब मैं हेडन्स रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाता हूँ, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लगाता हूँ, तो मैं हमेशा कानून को इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि कानून की जो मिसचीफ थी वो एडवांस हो।
कानून की जो रेमेडी थी वो एडवांस हो, मिसचीफ नहीं। रेमेडी ये है कि टैक्स का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फ्लो है वो B2B चलता रहे। नंदवानी साहब B2B खरीद रहे थे, बिजनेस में प्रयोग के लिए मोबाइल खरीद रहे थे, तो उस केस में उनको समस्या आ गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा सबमिशन ये है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, जैसे ही नंदवानी साहब ने मुझे कहा कि भैया मैंने पानीपत ले जाना है, हरियाणा ले जाना है, वो ट्रांजेक्शन मेरे लिए इंट्रा स्टेट नहीं हुई, इंटर स्टेट हो गई, और मैं CGST SGST नहीं लगाऊंगा, IGST। जब गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स की इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ टू द रेसिपिएंट, गुड्स की मूवमेंट में है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैंने कहा भैया गुड्स उठाओ अपने आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो जहां पर डिलीवरी दी है वही उसकी लोकेशन हो गई, वही उसका POS हो गया। गुड्स अगर मैंने असेंबल किए हैं साइट पे, तो जहां पर असेंबली की है वहां पर उसका POS हो गया। अगर मैंने गुड्स को किसी बोर्ड पर, कन्वेंस पर, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल पर चलाया है, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से चलती है शताब्दी, शताब्दी जाती है चंडीगढ़ कालका, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया IRCTC से, उसने कहा भैया खाना चढ़ाना है शताब्दी पे, मैंने खाना चढ़ाया दिल्ली से। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि दिल्ली का किचन मेरा काम नहीं कर रहा होता था, तो मैं क्या करता था, अगला स्टॉप पानीपत होता था, तो पानीपत से खाना चढ़ा देता था। तो POS वो होगा जहां से खाना उस ट्रेन पर, उस एयरक्राफ्ट पे, उस कन्वेंस के ऊपर, उस मोटर व्हीकल के ऊपर चढ़ा, ना कि वो होगा जहां पर वो कंज्यूम हुआ। जिस समय भी खाना डिलीवर हुआ उस मोटर व्हीकल पे, उस ट्रेन पे, उस एयरक्राफ्ट पे, उस कन्वेंस पे, उस वेसल पे, लोकेशन वही होगी। वेयर द सप्लाई POS कैन शैल नॉट बी डिटरमाइंड। आप रूल्स में जाएंगे दोस्तों, गुड्स इंपोर्टेड, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं या एक्सपोर्ट किए हैं आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर होगी इंपोर्टेड गुड्स में POS, और गुड्स अगर आउटसाइड एक्सपोर्ट किए हैं तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया शैल बी दी POS। ये चाइना हटा दीजिए, वैसे थोड़ा सा गलती से रह गया। चाइना कहीं हमारे किसी भी चीज में होना नहीं चाहिए। अगर हम सब लोग ये प्रण बना लेना, देखिएगा बिना किसी वॉर के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी कहे सुने के, कैसे भारत जो है सब चीजों पर काबू पा लेता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या हमारी शक्ति है, परेशानी भी है लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है। तो जी मैं ये बात आपको बता चुका। अब मैं आ गया जी सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर POS। गुड्स की तो गुड डिटरमाइन कर ली हमने POS। अब सर्विस ये भी बात करता है 12, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों भारत में है दोस्तों। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द POS, जहां पर दोनों भारत में है। जनरल रूल, द POS ऑफ सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन शैल बी द POS। अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है, तो अगर एड्रेस रिकॉर्ड पे है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस रिकॉर्ड पे नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन को ही POS मान लेंगे। मैं दिल्ली में हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास एक, मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि ये काम मैं करता नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। मेरे पास एक नोएडा का असेसी आया, उसने कहा मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी है, मैं नहीं भरता। उसने, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ आपके साथ, उसने कहा कि मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं 11,000 रुपए लूंगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। उसने कहा बहुत बढ़िया सर, आई एम मोर देन हैप्पी टू पे यू। मैंने उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, इनवॉइस बनाया, मिस्टर एक्स नोएडा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अवेलेबल है मेरे पास। कौन सा टैक्स POS कौन सा होगा? POS शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब अगर POS आउटसाइड दिल्ली है तो ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी।
location of the supplier is in one state and location of the recipient is another state, the supply shall be treated as interstate supply. My dear friends, I'm repeating, location of the supplier is in one state, location of the recipient is in another state, this supply shall be considered as interstate supply. If it is an interstate supply, कौन सा टैक्स लगाऊंगा? IGST लगाऊंगा. मान लीजिए मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, मेरे पास फोन आया, उसने कहा कि भाई साहब मुझे जीएसटी की कंसल्टेंसी चाहिए. मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा भाई साहब मैं फीस लूंगा, 15 मिनट बात करूंगा, 5,000 रुपए लूंगा आपसे. उसने कहा आई एम मोर देन हैप्पी टू पे, नाउ दिस इज माय जॉब व्हिच आई एक्चुअली डू. तो मैंने उससे कहा भैया, उसने मुझसे 4 सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे, 15 मिनट स्टॉप वॉच लगा दिया 15 मिनट का. 15 मिनट उससे बात किया, उसको मैंने कहा भैया 5,000 रुपया जमा करा दे मेरे अकाउंट में, उसने 5,000 मेरे अकाउंट में जमा करा दिया. मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई तू कहाँ से बोल रहा है, तू दिल्ली से बोल रहा है, पंजाब से बोल रहा है, हरियाणा से बोल रहा है, शिलोंग से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं थी. चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कोई भी मुझे फोन करेगा, मैंने उससे कहा मुझे फीस लेनी है, मैंने टेलीफोन पे उसको सर्विसेज दे दी, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, तो मैं एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर शैल बी द पीओएस. जब मैं उस 5,000 रुपए का इनवॉइस करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो बिना इनवॉइस कोई भी सर्विसेज नहीं देता, जब मैं उसका इनवॉइस करूंगा तो मैं पीओएस दिल्ली लगाऊंगा, सप्लायर दिल्ली, पीओएस दिल्ली, इंट्रा स्टेट सप्लाई लगाऊंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी. ये जनरल रूल है, आमतौर पे सभी केसेस में लगता है. लेकिन मैं हमेशा जब मैं शुरू में पीओएस पढ़ाता था तो मैं एक फ्रेज यूज करता था जो कि हम सब यूज करते हैं, 3 से 13. कहते जी हम तो 3 में ना 13 में, यही कहते थे हम कहते हैं ना मैं 3 में ना मैं 13 में. तो 3 से 13, 12 3 से 13, 13 3 से 13. अगर आप ये समझ लें 12 3 से 13 ये है स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ पीओएस. 12 2 जनरल रूल है, अगर आप 3 से 13 में नहीं है तो 12 2 में है. अगर आप तो आपको अगर किसी भी सप्लाई की पीओएस निकालनी है तो सबसे पहले आप 3 से 13 चेक करेंगे, 12 2 चेक नहीं करेंगे. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. अगर आपने किसी भी सप्लाई की पीओएस निकालनी है तो पहले ये चेक करेंगे ना कि भैया कोई स्पेसिफिक तो नहीं है. अगर स्पेसिफिक नहीं है तो जनरल है, या सीधा जनरल में डाल देंगे. पहले तो ये चेक करेंगे भैया वीआईपी तो नहीं है. अगर वीआईपी नहीं है तो चल ठीक है भैया जनरल डब्बे में बैठ जा. अगर वीआईपी नहीं है तो जनरल डब्बे में बैठ जा. आते ही किसी को जनरल में तो नहीं बिठा देंगे ना. तो इसलिए पहले चेक करेंगे 3 से 13. किसी भी सर्विसेज जो इमूवेबल रिलेटेड से सर्विसेज रिलेटेड है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है, या उस बोट की लोकेशन है, या वेसल की लोकेशन है. मान लीजिए जैसे कि डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, आर्किटेक्ट की सर्विस, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स, स्टेट एजेंट की सर्विस. मैं दिल्ली में हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी बिकवाई, मैं स्टेट एजेंट हूँ, मैंने नोएडा में प्रॉपर्टी बिकवा दी, गुड़गांव में प्रॉपर्टी बिकवा दी, सोनीपत में प्रॉपर्टी बिकवा दी. आसपास की प्रॉपर्टी है तो मैं बेच सकता हूँ. तो जहां पर भी मैं स्टेट एजेंट हूँ, जहां पर भी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन सिचुएट होगी मेरा पीओएस वही होगा. और अगर सप्लायर दिल्ली में, पीओएस सोनीपत हरियाणा में, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगाऊंगा. अगर दूसरा बी क्लॉज, वहां पर भी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन, बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे. कोई भी लॉजिंग अकोमोडेशन होटल ने दी है, गेस्ट हाउस ने दी है, क्लब ने, कैंप साइट, किसी भी नाम से कहलाओ, किसी हाउस बोट ने दी है, अदर वेसल ने दी है, जहां पर भी वो बोट वेसल इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. अब आप श्रीनगर जाते हैं तो डल लेक में बोट्स लगी हुई है. अब बोट में आप रहते हैं, आप बोट में रहते हैं, आज बोट में आप जब आप रहते हैं तो जहां बोट सिचुएटेड है वही उसका पीओएस है. ठीक है जी. बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयरटू, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, जहां भी ये सब चीजें हैं. और अगर कोई सर्विस एंसिलरी टू एबीसी है, कोई भी सर्विसेज अगर आपने एंसिलरी टू एबीसी है तो भी आपके केस में
लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, आपको वहीं पर उसका जो है लोकेशन बनाना पड़ेगा जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. अगर if the location of the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located outside India, अगर ये बोट या वेसल हमारे टेरिटोरियल वाटर से बाहर है और आपने वहां सर्विसेज दी है, कोई आउटसाइड इंडिया आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी है, कोई आउटसाइड इंडिया आपने स्टेट एजेंसी सर्विसेज दी है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द पीओएस. और पीओएस अगर इंडिया में होगा तो भाई टैक्सेबल सप्लाई होगी. पीओएस आउटसाइड इंडिया होता है तब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है, या गुड्स की लोकेशन अगर वो आउटसाइड इंडिया ले जा रहे होते हैं टू एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया तो माना जाता है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है. आपके केस में अगर आप स्टेट एजेंट हैं, आपने श्रीलंका की प्रॉपर्टी बिकवा दी, तो भाई साहब आपकी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कहाँ है, अगर वो श्रीलंका में है खरीदने वाला तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट मानी जाएगी. अगर वो दिल्ली में है, इंडिया में है, तो रेसिपिएंट इंडिया मानी जाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है. 12.4 पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, जहां भी वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई हैं. अभी फॉर्चुनेटली मुझे तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी आप बार्बर शॉप और सलून्स और स्पास बहुत सोच रहे थे कि भी नहीं खुल रहे. बहुत व्हाट्सएप पर बहुत अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी बहुत सब कुछ चल रहा था कि भाई अभी वेद व्यास निकलेंगे और बहुत सारे साधु मानुष निकलेंगे. तो वो जो सर्विसेज जो भी दी जाती है, हेयर सलून की, हेयर कटिंग की, जहां पर वो पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट की, जहां पर वो पर्सनल कोई भी चीज इन्वॉल्वमेंट होती है, जहां वो एक्चुअली परफॉर्म्ड है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, अप्रेजल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड है, अदर देन रजिस्टर्ड जहां पर वो एक्चुअली परफॉर्म. कोई भी आपने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट, तो जहां पर भी वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड है वहीं पर आपका पीओएस है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट, अगर आपने, ये अलग है, अगर आपने कोई भी सर्विसेज दी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर, वहां आपका था एडमिशन ऑफ कल्चरल इवेंट, यहां पर आपने ऑर्गेनाइज किया. 12.6 में एडमिशन टू कल्चरल इवेंट था, 12.7 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल आर्टिस्टिक इवेंट है, आप खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो जहां पर भी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन होगा पीओएस. मान लीजिए आप मुंबई में बैठे हैं, आपने एक सोशल इवेंट, एक कल्चरल इवेंट, एक एजुकेशनल इवेंट, कोई भी कॉन्फ्रेंस आपने गोवा में ऑर्गेनाइज की और ऑर्गेनाइज करवाई आपसे पानीपत में बैठे किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो मुंबई वाला गोवा में ऑर्गेनाइज की, पानीपत वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, पीओएस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी. तो मुंबई वाला आईजीएसटी लगाएगा पानीपत को, हरियाणा को, भले ही इवेंट गोवा में ऑर्गेनाइज हुई. अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर इवेंट इंडिया में हुई है तो जहां इवेंट हुई है, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हुई है तो जहां भी रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट अगर पानीपत है, उसने कहा जी आप हमारी एक इवेंट लंदन में करिए, उस मुंबई वाले ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बोला, उसने लंदन में वो इवेंट कर दी, और जो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ध्यान से समझिएगा, अगर भले ही आपने इवेंट लंदन में किया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है क्योंकि रेसिपिएंट इंडिया में है. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब होती है अगर पीओएस आउटसाइड इंडिया होता. यहाँ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी पीओएस, पानीपत वाले की लोकेशन शैल बी दी पीओएस. तो जब पीओएस इंडिया हो गई तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा. 12.8 सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल कुरियर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां पर भी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन दैट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. However, where the transportation of goods is to be placed outside India, then the POS shall be the place of destination of such goods. मान लीजिए आपने गुड्स को पानीपत से भेजा और आपने कहा भी जकार्ता जाने हैं, तो
प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज जकार्ता, तो पीओएस शैल बी द जकार्ता, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, अगर अदर देन रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस। आप बस चलाते हैं, आप दिल्ली टू पानीपत ले जाते हैं, दिल्ली में आपने बाईपास से पैसेंजर उठाए, जहां पर पैसेंजर उठाए पीओएस शैल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी दी दिल्ली। फिर आप सोनीपत रुके, वहां से आपने पानीपत के पैसेंजर उठाए, पीओएस शैल बी हरियाणा। Where the right to passage is given for future use and the point of embarkation is not known at the time of issue of right to passage। अगर आपने कहा ओपन टिकट, आप कहीं से भी चढ़ सकते हो, आपने ओपन टिकट दे दिया, आप दिल्ली से चढ़ो, सोनीपत से चढ़ो, आप समालखा से चढ़ो, कहीं से भी चढ़ जाओ, आप राइट टू पैसेज दे दिया आपने। उस केस में अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को राइट टू पैसेज दिया है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है उसका रिकॉर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस में रिकॉर्ड, एड्रेस रिकॉर्ड पे है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस नहीं है रिकॉर्ड पे तो सप्लायर ही, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही पीओएस होगा। आपने अगर बोर्ड पे कन्वेंस दी है, कोई भी कन्वेंस के सर्विसेज दी हैं, वेसल के, एयरक्राफ्ट के, ट्रेन के, मोटर व्हीकल के, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, आपने कहा कि आप फूडिंग की, रेस्टोरेंट की सर्विसेज देंगे राजधानी में, राजधानी दिल्ली से चली मुंबई गई, तो जहां पर भी वो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है दिल्ली, वही आपका पीओएस होगा। सर्विसेज आपने सारे रास्ते प्रोवाइड की, मुंबई तक सुबह तक आप सर्विसेज देते रहे, लेकिन फिर भी आपका पीओएस शैल बी दिल्ली ओनली। जैसे गुड्स में, गुड्स जहां पर आपके चढ़े थे, पहले गुड्स चढ़े थे, वही आपका पीओएस होगा। सर्विसेज के केस में जहां से आपने फर्स्ट डिपार्चर किया दैट शैल बी द पीओएस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आई एम रीडिंग इट फॉर यू, आई एम लीविंग इट फॉर यू टू रीड, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं सेक्शन 13 पे आ रहा हूं फटाफट। यहां पर जो 13 है वो ये कहता है कि जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, वो ये कहता है कि जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। 12 कहता था कि दोनों डोमेस्टिक इंडिया में है, लेकिन वो कहता है कि दोनों में से कोई भी अगर आउटसाइड इंडिया है तो 13 लगेगा। अगर दोनों में से रेसिपिएंट या सप्लायर में से दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है तो 13 लगेगा। 13(2) जर्नल प्रोविजन कहते हैं सर्विसेज जो कि 3 से 13 में नहीं आ रही, उन सबके लिए जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वही सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इफ in above case where the location of recipient is not known in the ordinary course of business, then the supplier की location POS हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा जो 3 से 13 में नहीं है, मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है वो जर्नल है। जो यहाँ गुड्स में ऐसा नहीं था, 12 में ऐसा नहीं था। वहां पर जो डोमेस्टिक में आपको बताया था कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं उसका एड्रेस होगा तो उसका एड्रेस पीओएस होगा, अगर उसका एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन पीओएस होगी। यहाँ पर वो कह रहा है कि 3 से 13 में अगर नहीं आते तो सब रेसिपिएंट की लोकेशन शैल बी दी पीओएस। और अगर आपका रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं पता, नहीं मालूम कर सकते इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सप्लायर की लोकेशन को ही आप पीओएस मानते। अब 3 से 13 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज टू द सप्लायर, किसी गुड्स पे आप सप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं तो जहां भी आपने वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की, लेकिन अगर आपने गुड्स को रिमोट एक्सेस से ले लिया, कंप्यूटर ठीक किया रिमोट एक्सेस से, when such services are given from remote location by way of electronic means, location where goods are situated, आप पानीपत बैठे हैं, मैंने कहा भैया मेरे रिमोट एक्सेस पे लैपटॉप को लेके गुड्स, मेरे लैपटॉप को ठीक कर दो, तो उस केस में जहां पर गुड्स हैं दैट शैल बी द पीओएस। लेकिन अगर यही गुड्स उठाकर मैं पानीपत आ गया आपके पास, तो जहां एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई सर्विसेज पानीपत में दैट शैल बी द पीओएस। लेकिन अगर आपने रिमोट एक्सेस से किसी मशीनरी को
जापान में एक्सेस कर लिया या जापान ने इंडिया में एक्सेस कर लिया, तो पीओएस शैल बी इंडिया, पीओएस शैल बी इंडिया, जहां गुड्स एक्चुअली सिचुएटेड है। अगर आपने टेम्पररी गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट पीओएस होगा, अगर नहीं है तो सप्लायर ही पीओएस हो जाएगा। इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही पीओएस होगा। सेक्शन 13 shall be very helpful in determining POS of those transactions where either supplier or recipient is outside India. And when POS is determined to be here in India, then the chance of treating that supply of service as zero rated goes away. If it is not zero rate, then it will be taxable here in India. I am repeating. POS under section 13 shall determine whether a particular transaction is an export of service or not. If an export of service would be there, POS under section 13 shall determine whether a particular transaction is an export of service or not. If the transaction is export of service, then it will be called zero rated. And if it is not zero rated, if POS is in India as per section 13, POS remains in India as per section 13, then it will not be export of service, it will not be zero rated, it shall be taxable unless not specified. If it is a residuary category at 18%, according to 11/17 CTR. 13.5 अगर कोई कल्चरल इवेंट हुई जैसे कि 12 में था, तो उसकी एडमिशन की अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो जहां पर भी इवेंट एक्चुअली अकर्ड हुई, वो सर्विसेज अगर वहां दी गई हैं तो वही पीओएस हो। आपने श्रीलंका में कोई इवेंट की और इवेंट में आपने लोगों को इंडिया से बुलाया, लेकिन आपने एडमिशन की सर्विसेज जो है एक इवेंट में, कल्चरल इवेंट जैसे कि आईफा अवार्ड्स होते हैं, वो कई बार सिंगापुर में होते हैं, मलेशिया में होते हैं, तो जहां इवेंट में एंट्री की फीस है, तो अगर एंट्री की फीस अगर आपने इवेंट मलेशिया में की है, तो मलेशिया शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट शैल बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और उस केस में वो जीरो रेट मानी जा सकती है। सर्विसेज अगर आपने मोर देन वन लोकेशन पे दी है, तो लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी जो भी होगी वो आपकी, अगर कोई लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में है और लोकेशन आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो लोकेशन जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगी वही पीओएस। 12.8 देख रहा हूं मैं, सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकेशन ऑफ द सप्लायर शैल बी द पीओएस। अगर आपने आउटसाइड इंडिया कोई भी सर्विसेज दी है, आप एचडीएफसी बैंक है, आपने सर्विसेज दी किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आउटसाइड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर है, तो सप्लायर की लोकेशन जो है। इंटरमीडियरी सर्विसेज, इंटरमीडियरी सर्विसेज को सेपरेटली आईजीएसटी एक्ट में ही डिफाइन किया। अगर आप ब्रोकर है, एजेंट है, डेल क्रेजर एजेंट है, किसी भी नाम से हैं आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को फैसिलिटेट करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलाते हैं, आप ब्रोकर कहलाते हैं, इंटरमीडियरी कहलाते हैं। आपने ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के किसी व्यक्ति को लंदन के किसी व्यक्ति के साथ मिलवाया, इंडिया का एक मैन्युफैक्चरर है अपैरल्स का, उसको एक बायर जो लंदन का है उससे मिलवाया। आप क्या कर रहे हैं, आप जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है उसकी गुड्स को बेचने के लिए, उस सप्लाई ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं उस लंदन के बायर्स को खरीदने के लिए, आप इंटरमीडियरी। आप जो सर्विसेज उस लंदन वाले व्यक्ति को दे रहे हैं, आप चार्जेस ले रहे हैं लंदन वाले व्यक्ति से, आप कमीशन ले रहे हैं लंदन वाले व्यक्ति से, ग्रेट ब्रिटेन से जो बैठा है, लेकिन फिर भी आपकी सर्विसेज क्योंकि इंटरमीडियरी है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर कौन है, आप हैं जो कमीशन की सर्विसेज दे रहा है, आपकी लोकेशन शैल बी द पीओएस।
आप सर्विसेज दे रहे हैं, भले ही लंदन वाले व्यक्ति को वो ले रहा है आपकी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? इंडिया की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से गुड्स प्रोक्योरमेंट की सर्विस। लेकिन क्योंकि आप इंटरमीडियरी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आता है, आपका रेसिपिएंट बाहर इंडिया में, आउटसाइड इंडिया बैठा है, लेकिन पीओएस शैल बी हियर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर मैं ज्यादा थ्रस्ट डालना चाहता था। बाकी बहुत ज्यादा ऐसे बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे हैं दोस्तों। मैं ये पीपीटी फिर छोड़ रहा हूँ आपके पास, और आई होप कि हम लोग ज्यादा जंप नहीं किए। आई विश आई कुड हैव बीन ऑन टाइम, बट यस, स्टिल वी हैव नॉट जंप more than by 20 minutes or so. I request Vinder ji to take from here. जी, थैंक यू राजेंद्र जी। और अभी किसी मेंबर की सर जो कनेक्टेड है, प्लीज अगर कोई क्वेरी हो तो सर आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा। और राजेंद्र जी ने वैसे तो कोई कसर छोड़ी नहीं, मतलब इतना डिटेल में उन्होंने समझाया है ना, बहुत मतलब। अगर किसी की सर कोई क्वेरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में या आप हैंड रेज कर दीजिए सर, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा प्लीज, अगर कोई क्वेरी है तो। नितेश मल्होत्रा जी, अपनी शक्ल तो दिखा दो, दर्शन तो दे दो। सर मैंने इसमें ऑप्शन डाल दिया कि आप अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं, जिसकी भी सर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं सर, अपने माइक आप अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं सर। राजेंद्र जी अवेलेबल है? हाँ जी नितेश जी, क्या हाल कर लिया है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। नितेश जी तो ना गब्बर जी बन गए सर, गब्बर सिंह। अरे नितेश जी, आप नितेश जी अपनी फीस 25% बढ़ा दो, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। अच्छा थैंक यू सर। ये तो लॉकडाउन इफेक्ट है सर। 25% बढ़ा दो फीस अपनी। अच्छा नहीं, कोशिश करते हैं सर। सर एक दो क्वेरी हमारी भी थी, वो देख लेते हैं छोटी सी। अरे सर आप पूछिए ना, ये संयोजक सामने बैठे हैं। थोड़ा सा आईसी सेल को एक्सप्लेन कर देते हैं जीएसटी में। आईसी सेल शेड्यूल 3 आइटम है दोस्तों। आईसी सेल बेसिकली एक ऐसी सप्लाई होती है जो कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होती है। भले ही उसका दूसरा जो रूप होता है वो ऐसा भी होता है कि आप अपने बॉन्डेड वेयर हाउस में, कस्टम वेयर हाउस में मटेरियल को बुला लेते हैं, मंगा लेते हैं, और बिफोर द क्लियरेंस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन आप उसको सप्लाई कर देते हैं, तो उसको भी आईसी सेल कहा जाता है। दोनों ही शेड्यूल 3 के आइटम हैं, दोनों ही ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, दोनों ही पर कोई टैक्स नहीं लगता, दोनों ही आपको जीएसटीआर 3 भी और 1 में भी नहीं करनी है। दोनों ही के कारण आपको सेक्शन 17(3) में अपनी एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं बनानी है, जिसके कारण आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा डाउट आता है कि आईसी सेल एग्जेम्प्ट सप्लाई बन जाएगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से 1 अगस्त 2019 में क्लैरिफाई कर दिया है कि शेड्यूल 3 की जितनी भी आइटमें हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बनेंगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर नहीं बनेंगी तो आपको रूल 42 और रूल 43 में उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स नहीं करना है। अगर आप आईसी सेल कर रहे हैं तब भी आपको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और 3B में एग्जाम्प्ट में बोला ना आपने डिस्प्ले करना, हमने डिस्क्लोज करना। नहीं सर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए मल्होत्रा साहब, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करना है ना 3B में ना 1 में, क्योंकि ये सप्लाई ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो 9 में भी नहीं जाएगा इसके अकॉर्डिंगली? हाँ जी, 9 में भी कुछ डिटेल नहीं जाएगी इसका मतलब? 9 में भी कुछ डिटेल नहीं जाएगी सर, आपकी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी। ओके ठीक है, राइट सर, राइट, थैंक यू सर। एक क्वेरी और लिखी थी, हाँ वो फॉरेन कमीशन रिसिप्ट के बारे में सर।
सर फॉरेन कमीशन रिसीट के बारे में, फॉरेन कमीशन रिसीट आपने वही मैंने आपको एग्जांपल इंटरमीडिएट सर्विसेज का दिया। अगर आपने यूके में किसी बायर को पानीपत से चद्दरें बिकवाई और उस यूके वाले ने आपको कमीशन दी, तो आपकी ये इंटरमीडिएट सर्विसेज है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 सब क्लॉज बी में फॉल होती है। और लोकेशन ऑफ द सप्लायर शैल बी द पीओएस, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। इस पे जीएसटी देना पड़ेगा सर, इसमें 18%। सर अगर मेरे कमीशन कैसे आई है, ताइवान से इंडोनेशिया मशीन सेल करवाई है मैंने, ताइवान का मेरा जो ना। ठीक है ना सर, फिर आप देखिए यहाँ पर वहां पर ताइवान से इंडोनेशिया मशीन सेल कराई है या इंडिया से यूके मशीन सेल कराई है, इंडिया का कोई कोरिलेशन है या नहीं है? आपने एक व्यक्ति को गुड्स की सप्लाई करने में दूसरे व्यक्ति को फैसिलिटेट किया है, आप इंटरमीडिएट हैं। लोकेशन ऑफ द सप्लायर शैल बी द पीओएस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानना जाएगा फिर तो। आपका सवाल बिल्कुल सिमिलर है, आईसी सेल ऑफ सर्विस है ये। ओके, ये हाई सी सेल ऑफ सर्विस है एक तरह से कहा जाए तो। गुड्स को हमारे महानुभावों ने बाहर रखा है, सर्विसेज को अंदर कर दिया है। अच्छा, इस पे यानी जीएसटी चार्ज होगा फिर, तो इससे मैं अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करूंगा, ओ सॉरी जीएसटी रिटर्न में। जीएसटी 3B में 1 में जो भी कमीशन होगा कम टैक्स मानकर 18%, 100 रुपए बटे में 118 आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी। रविंद्र जी, एक साक्षी मैम ने चैट बॉक्स में सर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वन ऑफ हर क्लाइंट प्रोवाइड एएमसी। मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूँ जी, चैट बॉक्स में जो सवाल आए हैं आप उसका जवाब देते हैं। यहाँ तो सर मेंबरशिप नंबर ही आए हुए हैं बस, सीपीआर से। लास्ट में एक साक्षी मैडम ने पूछा है सर। अच्छा, ये सवाल एक मितेश जी का तो ले ही लिया ना हमने। One of my client provide AMC. What will be the time of supply for that? सर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, एएमसी के केस में आपकी माइलस्टोन पर सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई होती है अगर आप इनवॉइस नहीं करते हैं। अगर आपने इनवॉइस आपने पहले ही कर दिया है तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपने इनवॉइस कर दिया है। और अगर आपने इनवॉइस नहीं किया तो माइलस्टोन के बेसिस पे सप्लाई होती है। आई थिंक सर अब किसी की मेरे ख्याल से कोई क्वेरी नहीं है। और थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र जी फॉर द वंडरफुल डेलिब्रेशन। नाउ आई हैंड ओवर टू। आई थिंक ये ऑल क्लियर था, ऑल क्लियर था, तो इसलिए कोई सवाल नहीं आ रहा। नहीं सर, आपने सर एक है सर हरिओम मित्तल जी हैं, वो पूछना चाहते हैं सर कुछ। हाँ जी हरिओम जी। जी हरिओम जी पूछिए, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। जी सर आप अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार, आ रही है आवाज सर आपको? नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेरा बेटा है जो कि यहाँ से एमपी से एक आईटी कंपनी चलाता है और बाहर की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है। उसको सारा पेमेंट भी फॉरेन उसमें उसी में आता है, अपना फॉरेन एक्सचेंज में। तो यह एक्सपोर्ट सर्विस ही है, मतलब मैंने एक्सपोर्ट मान करके इसको ट्रीटमेंट दिया हुआ अभी तक। सर इस केस में अगर रेसिपिएंट आपका आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया ही है सर वो। यूएस आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। ओआईडीआर सर्विसेज भी हो सकती हैं और डेवलपमेंट ऑफ वो आपका जो सॉफ्टवेयर है तो हाँ। आपका यूएस आउटसाइड इंडिया होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रीट होगी। हाँ, पूरी टीम इंडिया यहाँ पर एमपी में बैठी हुई है, सारा काम यहाँ से करती है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। रविंद्र जी, निर्मला जी ने पूछा है क्वेश्चन, ये चैट बॉक्स में है सर। टूर ऑपरेटर गिव्स कस्टमाइज्ड आइटिनरी ट्रैवल टू फॉरेनर्स यूएस। मैडम जब ये है बेसिकली इनबाउंड टूरिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो आपकी जनरल रूल लगेगा, स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है सेक्शन 12 में टूर ऑपरेटर्स के लिए। तो जनरल रूल, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, जो कि नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। अगर आपका सप्लायर उसका एड्रेस भी आपके पास नॉर्मली नहीं होगा, तो आपका जो सप्लायर का जो एड्रेस है शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।
और आप C++ लगाकर ही इसको टेक्स्ट को इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रीट करें। कोई और क्वेश्चन सर किसी भी मेंबर का प्लीज अभी पूछ सकते हैं सर। राजेंद्र जी हमारे साथ बने होंगे। आई थिंक अब कोई क्वेरी नहीं है। नाउ आई हैंड ओवर टू मनप्रीत सिंह गंभीर जी, आवर वाइस चेयरमैन ऑफ द ब्रांच। काइंडली एड्रेस प्लीज। मनप्रीत जी। सुरेश जी प्रेजेंट है क्या? थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर योर डेलीगेशन सर। आपकी सर कोई किसी मेंबर की भी क्वेरी हो तो राजेंद्र जी को तुम चाहे आधा घंटा और रोक लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, यही बैठे हैं ऑफिस में ही है। अगर किसी की है तो जल्दी बताएं, राजेंद्र जी का भी भेजने का टाइम हो गया हमारा। सर अभी तक तो किसी की नहीं आई। इफ एनीवन स्टिल हैव द क्वेरी, इस सेशन के बाद भी होती है ये यूट्यूब चैनल। चैट बॉक्स में आके सर एक क्वेरी। कामता सिंह टू सर क्या आज भी 12:2 का रेलेवेंस है फॉर टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई में 12:2B आप, अच्छा 12:2 इसका बात कर रहे हैं, TOS की बात कर रहे हैं। यस सर लिखा हुआ है। एक सेकंड लिखते हैं ना डायरेक्टली, मुझे पता ही नहीं। 12:2B इसमें तो आपका पेमेंट की बात हो रही है ना जी, वेयर द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। हाँ तो इसका रेलेवेंस तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर टाइम आपका पेमेंट पहले आ जाता है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई उस डेट हो जाएगी जो आपकी पेमेंट जिस दिन आई है। आप कांता जी, कामता सिंह जी जी कमता, ठीक है सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रांच का फिर से एक बार। धन्यवाद तो हमारे चेयरमैन, धन्यवाद तो हमारी तरफ से सर, आपने इतना टाइम निकाला सर सेलिब्रेशन के लिए। सर आपके पास तो एक तरह से कहें कि गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स है, उसमें से आपने हमें चुना, हमें मौका दिया, हम अपने विचार थोड़े से जो भी हमें समझ है आपके साथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो सर बहुत से लोग आजकल इसमें आ गए हैं, मतलब स्पीकिंग स्किल्स में भी आ गए हैं, बट यू आर वन ऑफ द वेरी गुड स्पीकर्स जिनको हमने रिकॉग्नाइज करके हमने चाहा कि और बात सेलिब्रेशन दें। अगर आप कोई भी आयोजन करते हैं और अपने दोस्त को ना बुलाएं तो भी गलत होगा सर। आप तो GST की राह में दोस्त ही है हमारे। जी जी, मैं आप सबका दोस्त हूं। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स हु हैव अटेंडेड द वेबिनार टुडे। और सुरेश जी भी प्रेजेंट हैं, चेयरमैन सर, वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो सर। सुरेश जी के देखो सर मुस्कान कितनी अच्छी है इस टाइम पे, और वो खुश है आज के सेलिब्रेशन से, बहुत अच्छा लगा। सुरेश राजेंद्र जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आज, तो वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एंड सभी मेंबर्स को डिटेल विल बी अपलोडेड, विल बी अपडेटेड बाय भूपेंद्र जी एंड ब्रांच। मैं आपको PPT अभी भेज दूंगा। ओके सर, भूपेंद्र जी को भी भेज दूंगा, आप ब्रांच में सभी को भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू अगेन। ये भी पड़ी है यार हमारे पास, वो भी भेजनी है। मुकेश तो भेज दी।